तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लड़ाई के बीच में ही मित्सुरी की एंट्री हो जाती है एंड अपनी अजीबोगरीब स्वॉर्ड से वो उस ड्रैगन के बहुत ही छोटे छोटे एकदम मक्खन की तरह टुकड़े कर देती है एंड अपने हीरो तांजीरो को बचा लेती है। एंड उसके बाद वो सीधा जोहाकु टैन पर हमला करने जाती है। वो डीमन के पास जाकर उसको चिल्लाती है और उससे कहती है कि नेजुको और गेन्या को छोड़ दे। इन सबसे जोहाकु टैन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से वो मित्सुरी की बेइज्जती कर देता है। वो बोलता है कि इस दुनिया में बस एक ही शख्स है जिससे मैं ऑर्डर लेता हूँ और वो है मुजोन। मित्सुरी को उसकी हुई बेइज्जती सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि ये तो दिखने में उसकी ही उम्र का लगता है, बल्कि उसके छोटे भाई जैसा दिखता है, और सोचती है फिर भी इसमें बात करने की थोड़ी सी भी तमीज नहीं है। और अचानक से उसको याद आता है कि डीमंस की उम्र उसके शरीर से पता नहीं चलती। फिर जोहाकु टैन मित्सुरी पर अटैक कर देता है जिसका नाम होता है क्रेजी क्राई फॉर थंडर डेथ। लेकिन मित्सुरी लव ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म यूज करके इस वाले अटैक से बहुत ही आराम से बच जाती है, जो देखकर तांजीरो का मुंह फटा का फटा रह जाता है। और डीमन भी सोचता है कि इस इतनी सी लड़की ने मेरे अटैक को कैसे रोक लिया। और तभी तांजीरो सोचता है कि मित्सुरी की तलवार कितनी अजीबोगरीब है एंड पतली है। इसे जिसने भी बनाया वो बहुत ही खज्जब का इंसान है और मित्सुरी उससे भी ज्यादा कमाल की है, जो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल तलवार को बहुत ही आसानी से यूज कर सकती है। इसके बाद उसका एक ड्रैगन फिर से मित्सुरी पर अटैक कर देता है और मित्सुरी लव ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म यूज करके उसको मक्खन की तरह फिर से काट देती है और दूसरे ड्रैगन के अटैक को भी लव ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म से रोक देती है। जोहाकु टैन भी मित्सुरी की इतनी ज्यादा तेजी देखकर चौंक जाता है। उसके बाद वो खुद ब्लड डीमन आर्ट काउंटलेस स्ट्राइकिंग ट्रीज का यूज करता है और अपने ड्रम्स को बहुत तेजी से बजाता है, जिससे जमीन में से बहुत सारे लकड़ी के ड्रैगन्स एक साथ बाहर आ जाते हैं। और इतने ज्यादा ड्रैगन्स के एक साथ अटैक करने की वजह से मित्सुरी भी थोड़ी बहुत डर जाती है। लेकिन फिर वो लव ब्रीदिंग का फिफ्थ फॉर्म यूज करती है और उन सभी ड्रैगन्स को एक ही झटके में काट देती है। फिर वो बहुत ही तेजी से जोहाकु टैन की गर्दन पर तलवार लेकर आती है। तांजीरो उसको बताने की कोशिश करता है कि वो डीमन की असली बॉडी नहीं है, बल्कि असली बॉडी तो लकड़ी के गोले में छुपी हुई है और इसकी गर्दन काटने से कुछ भी नहीं होगा। मित्सुरी ये सुन लेती है, लेकिन तभी जोहाकु टैन अपने मुंह से कंप्रेस्ड साउंड वेव का बहुत ही बड़ा धमाका करता है। ये अटैक सीधा मित्सुरी पर लगता है। ये देखकर नेजुको को बहुत गुस्सा आता है, अपना हाथ काटकर वो ड्रैगन से छूट जाती है। जोहाकु टैन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि इतने बड़े अटैक के बाद भी मित्सुरी का शरीर एकदम सही सलामत है, I mean शरीर, और वो जिंदा है। जोहाकु टैन समझ जाता है कि मित्सुरी जितनी नाजुक दिखती है उतनी है नहीं, बल्कि उसका शरीर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इसीलिए वो मित्सुरी को खाने का डिसाइड करता है, क्योंकि इससे उसकी भी ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन पहले वो उसकी गर्दन को उखाड़ने का डिसाइड करता है। अभी वो मित्सुरी को पंच करने जाता है, पर मित्सुरी को अपनी आंखों के सामने उसकी जिंदगी दिखने लगती है। हमें मित्सुरी का पास दिखाया जाता है जब एक लड़का उसको शादी के लिए देखने आया था। वो कहता है कि मित्सुरी से तो कोई भालू, बैल या फिर सुअर ही शादी करेगा और वो नहीं चाहता था कि उनके बच्चे भी ऐसे बालों के साथ पैदा हो। एंड कहता है कि मित्सुरी उससे और उनकी होने वाली शादी को भूल जाए। उस समय मित्सुरी बस 17 साल की थी। इसके बाद हम तब का समय देखते हैं जब मित्सुरी बहुत ही ज्यादा छोटी थी। मित्सुरी का शरीर नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा अलग था। उसके हाथ भले ही दिखने में छोटे थे, लेकिन उसकी मसल डेंसिटी एंड पावर नॉर्मल इंसान से 8 गुना ज्यादा थी। जब वो 14 महीनों की थी तभी उसने तकरीबन 15 किलो का पत्थर उठा लिया था। इससे आप उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। उसको इतना स्ट्रांग होते हुए देखकर उसके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता था। इसी वजह से मित्सुरी को भूख भी ज्यादा लगती थी और वो खाना भी बहुत ही ज्यादा खाती थी। वो अकेले ही 3 बड़े सुमो रेसलर्स के जितना खाना खाती थी, बल्कि ये लोग सुमो रेसलर्स को पंजा लड़ाने के लिए चैलेंज भी करते थे, जिसे मित्सुरी बहुत ही आसानी से एकदम चुटकियों में हरा देती थी। पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है मित्सुरी को ये रियलाइज होने लगता है कि वो नॉर्मल लड़कियों से कितनी ज्यादा अलग है और उसको चिंता होती है कि कोई उससे शादी करेगा भी या नहीं, जिससे उसके फादर कहते हैं कि अगर वो चाहे तो जिंदगी भर उनके साथ रह सकती है। अभी जिस दिन मित्सुरी की शादी कैंसिल हो गई थी उस दिन वो अपने बालों को काला कर लेती है और वो अपने खाने को भी कंट्रोल करती है और ऐसे दिखाती है जैसे वो बाकी लड़कियों की तरह ही नाजुक सी है। कुछ दिनों बाद एक और लड़का मित्सुरी को देखने आता है, पर मित्सुरी को ये अच्छा नहीं लगता कि वो किसी को फंसा रही है एंड कोई और होने का दिखावा कर रही है। वो कहती है कि क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उसे ये नाटक ना करना पड़े और जैसी है वैसी ही रहना पड़े, जहाँ कोई उसे सच्चे दिल से प्यार करे। उसके बाद कहानी वापस से शिफ्ट हो जाती है एंड प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं तांजीरो, नेजुको और गेन्या तीनों ने मिलकर मित्सुरी को बचा लिया था और मित्सुरी होश में आ जाती है। तांजीरो कहता है कि हमें मित्सुरी को बचाना ही होगा, वही हमारी उम्मीद की किरण है। जब तक वो जिंदा है तब तक हम जीत सकते हैं। ये सब सुनकर मित्सुरी को बहुत अच्छा लगता है। जोहाकु टैन अब इन चारों पर बहुत ही बड़ा थंडर अटैक करता है, लेकिन मित्सुरी उन सबको प्रोटेक्ट कर लेती है। वो रोते रोते उन सब का शुक्रिया कर देती है और कहती है कि वो उनमें से किसी को भी मरने नहीं देगी, चाहे उसके सामने अपर रैंक हो या कोई और हो। वो पूरी तरीके से सीरियस हो गई होती है। इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब मित्सुरी ने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन किया था। मास्टर मित्सुरी से कहते हैं कि गॉड ने आपको बहुत खास बनाया है और उसको अपनी उस ताकत पर गर्व होना चाहिए। जो लोग उसके बारे में बुरा बोलते हैं वो बस उसकी शक्ति से जल रहे होते
होते हैं। मित्सुरी रोते हुए उनका शुक्रिया अदा करती है। वो अपने माता पिता को भी थैंक यू बोलती है उसको इतना ताकतवर शरीर देने के लिए। वो उन सारे डीमन स्लेयर्स को भी थैंक्स बोलती है जिन्होंने उसको कॉर्प्स में शामिल किया। हाशिरा बनने के बाद मित्सुरी डीमंस को मारकर लोगों की जान बचाने लगी। एक दिन स्नेक हाशिरा ओबानाई ने मित्सुरी को लंबे मोजे गिफ्ट में दे दिए। मित्सुरी ये गिफ्ट पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि वो इसे बहुत ही संभाल कर रखेगी, जिस पर ओबानाई कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर ये फट गए तो उसको न्यू ला के देगा। और तब से मित्सुरी वही मोजे पहनती है और मित्सुरी सोचती है कि एक लड़की का इतना ताकतवर होना सही है। उसको डर लगता है कि वो इंसान है भी या नहीं। इसी डर की वजह से वो अपनी ताकत को दबाए रखती है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उसे बचाना होता है अपने लोगों को। अब मित्सुरी खड़ा होकर कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। डीमन उस पर अटैक करता है, लेकिन मित्सुरी उन सब अटैक को काट देती है। वो कहती है कि वो इन ड्रैगन्स को संभाल लेगी, तब तक बाकी लोग मेन बॉडी को खोजो। और अब तीनों भी इस काम में लग जाते हैं। मित्सुरी तेजी से आगे बढ़ती रहती है और सोचती है कि उसे अपनी हार्ट बीट को बढ़ाना होगा ताकि उसके शरीर में खून और तेजी से दौड़े, जिससे वो और भी तेज और ताकतवर हो जाएगी। जोहाकुटेन उस पर लगातार अटैक करते जा रहा था। वो देख लेता है कि तांजीरो और लोग मेन बॉडी को खोज रहे होते हैं, तो वो एक ड्रैगन उनकी तरफ भेजता है, लेकिन मित्सुरी उसको बीच में से काट देती है। गेन्या तांजीरो से पूछता है कि वो लकड़ी का गोला कहाँ है जिसमें वो टिन्नु डीमन था। तांजीरो अपनी स्मेल की शक्ति से उसका पता लगा लेता है और तांजीरो उसकी तरफ जाने लगता है ताकि वो उसकी गर्दन काट सके। इधर जोहाकुटेन ये देखकर हैरान हो जाता है कि मित्सुरी अब पहले से भी तेज मूव कर रही थी। उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसा सब कर कैसे रही है। तभी उसको मित्सुरी के वाटरमेलन पर एक बर्थ मार्क दिखाई देता है। वो सोचता है क्या ये पहले से ही था, ये तो एक डीमन क्रेस्ट की तरह लग रहा है। खैर उसके सारे अटैक्स मित्सुरी के सामने फेल होते जा रहे थे और इसकी वजह से वो अपने ड्रैगन्स को तांजीरो के पास नहीं भेज पा रहा था। जोहाकुटेन सोचता है कि कभी तो मित्सुरी थकेगी, क्योंकि इंसानों की एक लिमिट होती है। वही मित्सुरी उसे धमकी देती है कि वो उसे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। यहाँ पर तीनों को भी वो लकड़ी का गोला मिल जाता है जिसके अंदर असली हांटेनगु छुपा हुआ होता है और ये जंगल में आगे बढ़ते ही जा रहा था। गेन्या आगे बढ़कर उसके गोले पर तलवार मारता है, जिससे वो गोला पलटकर इन पर ही अटैक कर देता है और तीनों के हाथ पकड़कर हवा में लटका देता है, जिससे ये तलवार भी नहीं चला पा रहे थे। तो गेन्या को अब एक ही तरीका सोचता है, वो अपने दांत उस लकड़ी में गड़ा कर उसको खाने लगता है। तांजीरो उसको चिंता में पूछता है कि इससे उसके पेट में गड़बड़ तो नहीं होगी। दोस्तों गेन्या कोई ब्रीदिंग एबिलिटी यूज नहीं करता, बट उसके पास अपनी एक एबिलिटी होती है कि अगर वो डीमंस को खाता है तो कुछ समय के लिए उसके अंदर उस डीमन की शक्तियां आ जाती है। अब गेन्या अपने दांतों से उस लकड़ी को बीच में से काट देता है और तांजीरो उस गोले के साथ नीचे जाकर गिरता है। तांजीरो एकदम फास्ट उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन उस गोले की टहनियां चाबुक की तरह तांजीरो को लगती है। फिर नेजुको अपना ब्लड गिराकर उस गोले में आग लगा देती है। तब तांजीरो को मौका मिल जाता है। वो हिनोकामी कागुरा का फ्लेम डांस यूज करता है और उससे वो उस गोले को काटकर खोल लेता है। गेन्या और नेजुको उस गोले को वापस से क्लोज होने से रोकते हैं। तांजीरो उस डेमन को मारने वाला होता है, तभी वो देखते हैं कि अंदर तो कोई है ही नहीं। छोटा डीमन छुपके से यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तांजीरो उसको देख लेता है। भागने की कोशिश मत करो, तुमने बहुत सारे बुरे पाप किए हैं जिसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। इन सब की जिम्मेदार बस तुम हो। अब हांटेनगु भागते भागते रुक जाता है। उसे किसी ने कहा होता है कि तुम्हारे करतूतों के बस तुम जिम्मेदार हो और कोई नहीं। वो छोटा डीमन कहता है कि जब से वो पैदा हुआ है तब से उसने एक भी झूठ नहीं बोला है। वो एक अच्छे दिल का कमजोर इंसान था और बहुत ही रहमदिल था, बट किसी को भी उस पर दया नहीं आती थी। ये कहते हुए हांटेनगु रोने लगता है कि वो झूठा नहीं है और वो फिर से भागना शुरू कर देता है। तभी तांजीरो और नेजुको उसके पीछे दौड़ते हैं, पर गेन्या पास के एक बड़े पेड़ को उखाड़कर उस पर फेंक कर मारता है, पर हांटेनगु फिर भी भागते ही रहता है। इसके बाद नेजुको उस पर एक बड़ी सी जंप मारती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वेल, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले एपिसोड्स भी हम